हेलो एंड नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नाराज नहीं होना है। अरे भाई, आप मेरे से बड़े हैं। भक्त है तो भगवान है, शिष्य है तो गुरु हैं, विद्यार्थी है तो शिक्षक है। आप मेरे लिए बड़े हैं। मेरा नमस्कार, आप सभी मेरा स्वीकार करें। चलिए, आप महासज्जनों का मैं अपने वीकेवी हाईटेक स्कूल में बहुत 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 सहृदय के साथ मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का, और ले चलता हूं आपको पुनः, जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था, एक विशेष विज्ञान की ओर, जिसका नाम है आनुवंशिकता। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी को समझने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे। हालांकि कल मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा कर दिया था, सिर्फ ये दो को छोड़कर, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप को छोड़कर मैंने इन सब का चर्चा कर दिया था। लेकिन फिर भी आज मैं चर्चा करूँगा। क्या है सबसे पहले आनुवंशिकता क्या है? सीधी सी बात है भाई, आपके अंदर कुछ गुण ऐसे हैं, लक्षण, जो आपके माता पिता से या आपके दादा परदादा से, आपके खानदान में निश्चित रूप से आए हैं, और आप अपने खानदान पर गए हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी आया है ना। अगर बहुत पुष्ट के पहले की बात करूं तो उनसे थोड़ा सा भी आया है, लेकिन आया है। और कुछ ऐसा भी है जो थोड़ा सा आप भिन्न भी हैं, है ना। तो हम यहाँ पर वैसे गुरु की चर्चा कर रहे हैं जो आप अपने पूर्वज से लेकर जन्म ले लिए हैं। मतलब आप अपने जनक से, माता पिता के युग्मकों से आपके अंदर लक्षण आ गया है जीन के द्वारा, है ना। तो बस वैसे लक्षण, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जीन के द्वारा जनकों से उनके संतानों में जाता है, स्थानांतरित होता है। इसी को आनुवंशिकता कहा जाता है। बस आनुवंशिकता जो है गुणों का संचरण है, स्थानांतरण है। कैसे गुणों का संचरण स्थानांतरण है? जो गुण जनक से यानी माता पिता से उनके संतानों में आती है, बस। और वैसे गुण, एक और चीज लिखा, आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण, वैसे गुण जो आपके माता पिता में भी है और आप में भी है, वैसे गुणों को ही आनुवंशिक गुण, पैतृक गुण, या इसी को हेरिडेटरी कैरेक्टर्स कहा जाता है ना। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे लक्षण हैं जो आपके माता पिता में भी हैं और आप में भी है, ठीक है। और आप युग्मक के रूप में या जीन के रूप में वो आपके अंदर आ गया है। वैसे गुणों को ही पैतृक गुण कहते हैं। आपके पुस्तक में भी, आप पुस्तक के भाषा में, प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहता है। ठीक तो लिखा है ना, वैसे गुणों को। और आनुवंशिकता क्या है? बस इसके स्थानांतरण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। लिख बोल दीजिए। आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत आनुवांशिक गुण
के साथ साथ विभिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था कि कुछ गुण तो ऐसे हैं जो आपके माता पिता से आपके अंदर आए हैं, आनुवंशिक गुण, और वैसे भी कुछ गुण है जो अपने माता पिता से आपको अलग करता है, थोड़ा सा आप अलग है। तो आनुवंशिक गुण जो एक समान गुण है उसका भी, और जो आप विभिन्न हैं, इन दोनों का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत, जिस ब्रांच में, जिस चैप्टर में या जिस सब्जेक्ट में किया जाता है, आप जो समझिए उसको आनुवंशिकी कहा जाता है, उसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, यह विशेष शाखा बना है, विशेष ब्रांच बना है ना। अब आनुवंशिक लक्षण और विशेषक। हमारे माता पिता में बहुत सारे लक्षण थे, तो क्या सब के सब लक्षण हमारे अंदर आ गए हैं? कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दिखते हैं, जीन तो आया है हमारे माता पिता से, लेकिन क्या सभी जीन के अनुसार सभी लक्षण हमारे अंदर दिखते हैं माता पिता के? नहीं दिखते। कुछ लक्षण दिखते हैं और कुछ छुपे हुए रहते हैं, और इसको बताने वाले थे मेंडल, के बारे में बताऊंगा मैं। तो वैसे लक्षण जो माता पिता से हमारे अंदर आए हैं और दिख रहे हैं, वो लक्षण दिख रहे हैं, उन्हीं को आनुवंशिक लक्षण या उन्हीं को विशेषक कहा जाता है। अब जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या है? देखिए, जीन म्यूटेशन के द्वारा या जब भी कोशिका विभाजन होता है, या यूं कहें कि जब भी जनक से संतति का जन्म होता है, तब जीन तो आता है, लेकिन थोड़ा सा हेर फेर भी हो जाता है। तो जीन का जो प्रकार होगा, जो उनका अनुपात होगा, या वैसे जीन या वैसे लक्षण, आनुवंशिक लक्षण या विशेषक के द्वारा जो दिखते हैं माता पिता से संतानों में, वैसे ही लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं। और जब जीन का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार संतान का जीन अपने जनक से भिन्न है, अलग है, यानी जितने प्रकार के जीन होंगे या जीनों का जो अनुपात होगा, उनको जीन प्रारूप कहते हैं। आपके ऊपर देखिए, किसी जीन की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। हमारा जीन कैसा है, जीन प्रारूप कैसा है, जीन के संरचना को ही जीन प्रारूप कहेंगे। और मेरे अंदर जो लक्षण दिख रहा है उसको क्या कहेंगे? लक्षण प्रारूप, है ना। तो ये अगर समझ में आ गया तो अब आगे का चीज भी समझ में आएगा। तो मैं आगे का चीज अब समझाऊंगा आपको, पहले इसको मिटा लें। पुनः स्वागत करता हूं मैं। अब मैं आप लोगों को मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को समझाऊंगा। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को समझने से पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं कुछ मेंडल के बारे में। देखिए भाई, मेंडल का पूरा जो नाम था वो ग्रेगर जॉन मेंडल था, जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, 1884 ईस्वी में मर गए। और इन्होंने आनुवंशिकता के क्षेत्र में बहुत काम किया, बहुत प्रयोग किए, और अपने प्रयोग को 1866 में छपवाया, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ड्रून। लेकिन इनके प्रयोग को लोगों ने मान्यता नहीं दिया, विज्ञान ने मान्यता नहीं दिया। मर गए कुफुत के मारे, सोच सोच कर कि मैंने इतना अच्छा चीज बताया, लोग मानते ही नहीं है। कब मर गए? 1884 में। आज जब मर गए तो 16 साल के बाद, यानी 1900 मरने के बाद, इनकी बातों को लोगों ने समझा
जाना। लोगों ने कहा कि जिसको ये कारक कहते थे अपने प्रयोग में, वो कारक तो कुछ और नहीं, वो जीन था, जीन। और आज हम जीन जीन भुगते हैं। बस सब कुछ उन्होंने बता दिया था, खाली कारक कहा था। विज्ञान अब तक कहाँ आगे निकल गई रहती ना। हम अगर किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो दिक्कत होता है ना। तो ये समझ में आ गया, और इसी के कारण उनको आज तक भी याद किया जाता है। किस नाम से? उन्हें आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। पिता है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं थे, ये जीव वैज्ञानिक नहीं थे, किसी प्रयोगशाला में नहीं थे। ये तो ऑस्ट्रिया के एक छोटा सा शहर है ब्रून। इस ब्रून में वो एक चर्च समझते हैं ना, ईसाई घर, जैसे क्रिश्चियन लोग जहाँ पूजा करते हैं, चर्च में ये पादरी थे, फादर थे। ईसाई मठ उसको कहा जाता है। उसी में ये पुजारी थे, मंदिर के पुजारी। और उनके यहाँ लॉन था, और लॉन में इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे लिए, और मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा प्रयोग किए। ये भी हम आज ही बता देते हैं आप लोगों को। मेंडल के एक लक्षण को लेकर प्रयोग किया गया, और इसी पर आधारित मेंडल का आनुवंशिकता का नियम हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम। हम लोग क्रोमोजोम्स को दिखाते थे, मालूम है, याद कीजिए, जर्नल में 44 प्लस XY और 44 प्लस XX। ये कुछ और नहीं, ये इन्हीं पर आधारित है। हम लोगों में टोटल 46 क्रोमोजोम होता है ना, तो ये XY क्रोमोजोम से 44 तरह के एक ही तरह क्रोमोजोम्स होते हैं, दिखने में XY अलग अलग। इसको लिंक क्रोमोजोम कहा जाता है, सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है ना। और इसको ऑटोजोम्स कहा जाता है, ऑटोजोम्स। और ये लड़की का होता है, और ये लड़का का होता है। उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, मटर के पौधों को लिया, बहुत सारे मटर का पौधा, लेकिन हम यहाँ एक एक करके ही समझेंगे, लगभग हजारों पौधे लिए। ये मटर का पौधा लिए लंबा, लंबा पौधा लिए, और एक मटर का पौधा लिए ये बौना। और जैसा कि हम जानते हैं आज भी कि जो जीन होते हैं वो डबल होते हैं। जैसे 46 तो 23 प्रकार के क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी हर एक क्रोमोजोम्स या हर एक जीन 2 होता है। उसी प्रकार हम जानते हैं कि कोई भी लक्षण व्यक्ति में दिखता है ना, वह जीन के कारण ही दिखता है। तो ये लंबा होगा तो इस लंबा के लिए भी उसके क्रोमोजोम्स के अंदर, मटर के पौधे के अंदर जीन होगा, और बौना के लिए भी उसके अंदर जीन होगा ना, नहीं? तो मान लिए कि जो लंबा पौधा है उसमें कैपिटल TT जोड़ा में होता है, बताया हूँ, इसीलिए जोड़ा। और जो बौना है वह इसलिए बौना है क्योंकि उसमें 2 स्मॉल t जीन है। ये पहचान है बौना, और ये कैपिटल T लंबा का। इन्होंने क्या किया कि लंबे पौधे बो दिए इस किनारे, और इस किनारे बौने पौधे बो दिए। ठीक है, किसके? मटर के बोए। और फिर क्या किया, जैसा कि हम जानते हैं, प्रजनन में बताया हूं कि स्त्री केसर और पुंकेसर होता है।
ये पुंकेसर, ये वर्तिकाग्र है, ये स्त्री केसर, इसी के अंदर अंड क्या उसको कहते हैं, बीजांड है, बीजांड के अंदर अंड कोशिका है। ये लंबे लंबे थे, इनका पुंकेसर हटा दिया, फेंक दिया, और बौना वाला का स्त्री केसर हटा दिया। तो इससे क्या होगा, क्या होगा? इसका पुंकेसर से जो परागकण थे, या तो अपने आप इस पर आ जाएगा, और नहीं तो परागकण हम अपने से इस पर आकर झाड़ दिए। 1000 पौधे इसके, 1000 पौधे इसके, या 500 इसके, 500 इसके, आप जैसे भी मान लें, है ना। अगर छोड़ देंगे इसी तरह काट कर, तो इसी का परागकण इसी पर पड़ जाएगा, इसी का परागकण इसी पर पड़ जाएगा। ऐसे नहीं करना है। 2 अलग अलग पौधों के बीच हमको निषेचन करवाना है, इसीलिए हम अपनी इच्छा से करवाए। पहले तो इसका अंड कोशिका बनेगा, तो मियोसिस बनेगा, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बताया हूँ लैंगिक प्रजनन में। तो इसका जो युग्मक बनेगा वह देखिए 2 युग्मक बनेगा ना, और 1 क्रोमोसोम्स, 1 क्रोमोसोम्स मतलब जीन। जैसे कि हम 46 क्रोमोसोम कहते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद जो युग्मक बनता है, ये युग्मक है, समझ लीजिए। तो युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, 23 हो जाती है। उसी प्रकार 2 टी है, तो 2 कोशिका बनेगा, और दोनों कैसा बनेगा, कैपिटल टी वाला। उसी प्रकार इसका भी युग्मक बनेगा, और इसका युग्मक बनेगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। हम स्वपरागण नहीं करा रहे हैं, एक ही में एक ही परागण नहीं करा रहे हैं। इस पौधा का इस पर परागण करा रहे हैं, इस पौधा का इससे परागण करा रहे हैं, यानी इसको हमने इससे मिला दिया, इसका परागकण इस पर, इस पौधे की स्त्री के सर पर डाल दिया, है ना, और इसका इस पर भी इसी का डाल दिया, मान लीजिए। फिर एक बार हमने इसका इस पर डाल दिया, फिर हमने इसका भी इस पर डाल दिया, ऐसे हमने काम किया। तो जब इस पर देखिए, इस पर पड़ा और ये आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस पर फिर ये आया, तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस पर और ये आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस पर ये आया। और गिराने के बाद बीज तैयार किए, जब परागण हो गया, निषेचन हो गया, तो बीज तैयार हुआ, और इस बीज को क्या कर दिया उन्होंने, रोप दिया। और रोपने के बाद मटर के पौधों को देखा, क्या देखा मटर के पौधों को, अरे बाप, ये तो कमाल का चीज़ हो गया। हमने बौना का लंबा से मिला दिया, और हमने क्या देखा कि ये सभी के सभी जो पौधे थे, इस पर निहारा लंबा, इस पर निहारा लंबा, इसको निहारा लंबा, इसको भी निहारा लंबा। चारों के चारों पौधे एकदम लंबे लंबे हुए, है ना। ये पौधे जो थे वह पहला जनरेशन, ये जनक हुए, और ये क्या कहलाएंगे, संतति। सभी संतति कैसे हुए, लंबे हुए। तो यहाँ लक्षण प्रारूप इसका क्या है, देखिएगा। लक्षण प्रारूप मैंने क्या कहा था, जो दिखता है ऊपर से लक्षण, है ना, उसको लक्षण प्रारूप, यानी कैसा दिखता है, तो लंबा, तो लक्षण प्रारूप हो गया लंबा। अब जीन प्रारूप, यानी जीन कैसा है, तो सबका जीन एक ही जैसा है, और कैसा है, एक कैपिटल एक स्मॉल टी। और ये 2 प्रकार के जीन इसमें आए संतति में,
लेकिन इन्होंने क्या देखा कि एक ही जीन एक्टिव है और दूसरा इनएक्टिव है। एक सोया हुआ है, दूसरा जगा हुआ है। कौन जगा है आप क्या कहेंगे? कैपिटल टी वाला लंबा होता था ना, स्मॉल टी वाला बौना होता था। इसमें दोनों है तो लंबा ही हुआ, यानी कैपिटल टी जग रहा है और स्मॉल टी सो गया है, बौनापन दूर भाग गया, सो रहा है, तो इसीलिए तो इन्होंने क्या कहा कि एक प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है। एक प्रभावी प्रभाव डालने वाला तो कैपिटल टी ने प्रभाव डाल दिया, लंबा हो गया, और स्मॉल टी अप्रभावी है, जिसके कारण ये पौधा छोटा नहीं हुआ। हो गया। अब क्या किया, अब फिर ये संतति हुए और इन्हीं को इन्होंने क्या कर लिया, जनक मान लिया। इनसे फिर मटर के पौधे तैयार किए, इनसे अब बीज बनवाएंगे। और ये इस बार तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, मतलब पर परागण हुआ। लेकिन अब इन्होंने क्या कमाल दिखाया, स्वपरागण करा दिया। कैसे स्वपरागण? मिटा रहा हूँ अभी से, ठीक है, देख लीजिएगा, अपने पुस्तक का भी हेल्प लीजिएगा, दिया हुआ है। एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो पौधों को हमने चुन लिया और ये दोनों पौधे लंबे ही थे। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया। ये अब इनको जनक मान लिया गया। अब इनसे हम बच्चे इनके करवाएंगे। इनसे युग्मक बनेगा एक कैपिटल टी और फिर एक स्मॉल टी, फिर एक कैपिटल टी और इससे एक स्मॉल टी। बनेगा कि नहीं? और ये एक ही प्रकार के है ना, संतान, इन्हीं में सेल्फ पॉलिनेशन करा रहा है। तो ये देखिए कैपिटल टी इस कैपिटल टी से मिलाया है, तो दो कैपिटल टी आ गया, फिर इस कैपिटल टी से इस पौधा में इससे मिल गया, फिर इससे यह मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे यह मिला, दोनों स्मॉल टी। ये हुए क्या कमाल के हुए। इन्हें मेंडल ने देखा और क्या पाया, देखिएगा। ये दोनों कैपिटल टी भाई कैसे थे, तो कैपिटल टी लंबे थे, ये पौधे जो हुए लंबे। एक कैपिटल और एक स्मॉल, कैसा होता है कैपिटल स्मॉल? लंबा, तो ये भी हुआ लंबा। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होता है? लंबा। लेकिन यहाँ पर देखा दो स्मॉल टी, ये हुआ दो स्मॉल टी, हो गया बौना। देखिए ये बौना और लंबा में शादी हुआ, इनके बेटे बौने नहीं हुए, लंबे हुए। ये लंबे लंबे का सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, एक ही में शादी करा दिया, तो तीन तो लंबे पैदा हुए और एक मटर का नाती जो है वह बौना पैदा हो गया। जी हंसीएगा, समझ लीजिएगा, रिलेशन बौना पैदा हो गया। ये जो बेटे मतलब नाती पैदा हुए, बेटे के बेटे, इसको F2 पीढ़ी कहा गया। ये F2 है। और इस F2 में अगर ध्यान दिया जाए तो लक्षण प्रारूप क्या है? तो लक्षण प्रारूप दो प्रकार का है ना, लंबा और बौना, जो गुण दिख रहा है, लंबा और बौना। अगर अनुपात के रूप में इसको व्यक्त करो, लंबा अनुपात बौना, तो 3 लंबा है और 1 बौना है। तो लक्षण प्रारूपी अनुपात एग्जाम में पूछेगा कि एक संकरण में दूसरे पीढ़ी में, पीढ़ी नंबर 1, पीढ़ी नंबर 2, दूसरे पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात कितना है? तो क्या कहेंगे? 3:1।
लेकिन जब हम जीन प्रारूपी अनुपात की बात करेंगे तो बताइए कितने प्रकार के जीन हैं इसमें। तो 1 2 3 प्रकार के हैं। देखिए कौन कौन। एक तो है दोनों कैपिटल टी अनुपात ए, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ऐसा भी लिखा दोनों स्मॉल टी, और इनका अनुपात निकालिए तो एगो है, एगो कैपिटल, दोनों कैपिटल टी, और एक कैपिटल स्मॉल, ये देखिए 2 है बीच वाले, और ये 1 है। तो जब दूसरे पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात पूछेगा तो कितना बताएंगे? 1:2:1, 1:2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 पौधे हुए तो 100 में से 25 ये वाले होंगे, 2 कैपिटल टी वाले, और 50 होंगे एक कैपिटल एक स्मॉल, और फिर 25 होंगे बौने, यानी दोनों छोटे वाले पौधे, दोनों स्मॉल टी वाले, है ना। ये प्रतिशत में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। एक पौधा तो लेंगे नहीं, 1000 या 2000 पौधे, तो अधिकांश प्रतिशत के रूप में यही आया, और यही उन्होंने बताया था। समझ में आ गया कि लक्षण प्रारूपी और जीन प्रारूपी अनुपात क्या है। इसी आधार पर इन्होंने इसको एक संकर कहा। क्या कहा? एक संकरण। एक संकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ही गुण को लिया गया है, लंबाई। लंबाई के आधार पर 2 प्रकार के भले पौधा लिया गया है, एक लंबा एक बौना, लेकिन इसमें गुण लिया गया तो एक गुण का चयन किया गया, लंबाई, इसलिए एक संकरण कहलाएगा। और इसी के आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया जिसको मेंडल का प्रथम नियम कहा जाता है, या मेंडल का पृथक्करण नियम कहा जाता है। देखिए क्या है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण, यानी एक लंबा और एक बौना, दोनों विपरीत गुण अलग अलग साथ साथ होते हैं, हमेशा साथ साथ हैं गुण, परंतु अगली पीढ़ियों में पृथक अर्थात अलग अलग हो जाते हैं। प्रथम संतति में तो देखिए दोनों साथ साथ हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन आने वाले अगले पीढ़ी में ये अलग अलग भी हो गए। देखिए दोनों का स्मॉल टी अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। ये जो जीन जो है, जो अलग प्रकार के पैदा हो, अलग क्या मतलब अपने बाबा के समान, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से फिर ये जीन अलग हो गए, यानी ये जीन जो है, ये जो कारक उन्होंने कहा था, ये कारक अलग हो गए, जीन अलग हो गए, इसीलिए पृथक हो गए, इसीलिए इसको पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। मेंडल का प्रथम नियम इसे हम लोग जानते हैं। और एक संकरण कहा जाता है क्योंकि एक गुण का हमने चर्चा किया था। क्लियर? तो समझ में आ गया। प्रभावी को ही डोमिनेंट कहा जाता है और अप्रभावी को रिसेसिव कहा जाता है। अगर डोमिनेंट इसमें था तो कैपिटल टी था, प्रभावी था जो दिख रहा था, और रिसेसिव जो था वो क्या था? स्मॉल टी था जो अप्रभावी था। और इसमें कुछ समझना नहीं है, मैंने पूरा आपको समझा दिया, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे द्विगुण संकरण, 2 गुण लेकर संकरण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू। इसका बहुत अच्छा नोट्स बनाएंगे और आप लोग ऐसा अभी आप लोग बनाकर दिखाएंगे मुझे, ठीक है। आपके बुक में बना हुआ है चरकोर करके भी, वो भी समझ सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।